तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए, जहां हफ्ते की एक्सपायरी का दिन है लेकिन दुनिया भर के बाजारों से अनएक्सपेक्टेड बेहद मजबूती के संकेत। तो कल ही की तरह एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन के लिए हो जाइए तैयार। एक्सपायरी का एक्शन, स्टॉक सेक्टर्स है मजबूत, तो कहां होगा एक्शन, कितना होगा एक्शन और ऐसे में क्या करें आप, इस पर रहेगा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है सर, बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बताइए कि इस समय बड़े ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं आपको? दीप, सबसे बड़ा ट्रिगर ये कि वो कहते हैं, आई डोंट नो, मैं तो थोड़ा विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ एस्ट्रोलॉजी में और ये सारे ग्रहों में वगैरह में। तो कहते हैं कि अगर आपका गुरु मजबूत हो तो काम बहुत अच्छे हो जाते हैं। और गुरुवार के दिन अगर तेजी और मजबूती के संकेत मिले, और वो भी हफ्ते की एक्सपायरी का दिन होता है, मंथली एक्सपायरी का दिन होता है, तो गुरुवार मजबूत रहे तो सब कुछ मजबूत। तो गुरुवार की शुरुआत करने के लिए बेहद मजबूती के संकेत है। और 4 इक्के आज गुरुवार की मजबूती के लिए हैं, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले राहत पैकेज की उम्मीद में अमेरिकी बाजार 500 अंकों से ज्यादा उछले। अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद नहीं थी लेकिन भाग गए। टीसीएस नतीजे भी दमदार और शानदार, साथ ही आपका बायबैक। और लेकिन न सिर्फ टीसीएस, साथ में विप्रो भी। 13 अक्टूबर को विप्रो की भी बोर्ड बैठक बायबैक पर। निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आज का ट्रिगर है। और कल आने वाली है सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी। उससे पहले आज एमपीसी की बैठक का दूसरा दिन, और इस पर भी रहेगी नजर। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और अब तो आप रोज ही हमारे सामने इक्के पे इक्के लेकर आ रहे हैं। वेदांता के लिए आपने 3 इक्के बताए, आज मार्केट के एक्शन के लिए भी आपके पास 4 इक्के हैं। तो उन चारों इक्कों के बारे में बात करेंगे सर। पर उससे पहले जो एक खबरें आ रही हैं और स्पेशली आईटी से जो सपोर्ट आ रहा है, उसी से शुरुआत करते हैं। टीसीएस दमदार नतीजे, अच्छा बायबैक, और अब विप्रो भी कह रहा है बायबैक आ रहा है। तो बायबैक से ही शुरुआत करते हैं सर। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है दोनों बायबैक्स की, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए? दोनों बायबैक प्लस इन्फोसिस, तीनों में, प्लस चौथा एचसीएल टेक जो सबसे सस्ता शेयर है निफ्टी के आईटी शेयरों में, आप कह सकते हैं एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, उनमें भी एचसीएल टेक मुझे ज़्यादा पसंद है। तो ये 4 स्टॉक ऐसे हैं जो आपको मजबूती की तरफ लीड करेंगे। देखिए, टीसीएस ने न सिर्फ दमदार नतीजे दिए बल्कि बायबैक भी उम्मीद के मुताबिक। कल शायद हम अकेले थे जो ये कह रहे थे कि बायबैक 3000 रुपये के आसपास आ सकता है, और एग्जैक्टली 3000 के आसपास आया। हाँ, बायबैक की साइज 16000 करोड़ की है, जो मेरी उम्मीद से थोड़ी सी छोटी है। शायद हो सकता था ज़्यादा भी कर देते, 20,000 करोड़ प्लस की उनकी जगह थी, लेकिन फिर भी 16,000 करोड़ का बायबैक भी अपने आप में अच्छा माना जाएगा, किसी भी लिहाज से कम नहीं है और कमज़ोर नहीं है। तो अच्छे नतीजे, बायबैक। अब आपको और कौन सा गाइडेंस चाहिए, मुझे ये बताइए। मैनेजमेंट से और क्या सुनना बाकी रह गया? दीप, मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को, शायद याद नहीं होगा, पिछली बार जब टीसीएस का बायबैक आया था, शायद 2000 या 2100 रुपये के दाम पर आया था बायबैक, और तब 1700 रुपये के आसपास शेयर चलता था। और हमने टीसीएस के बायबैक की पाठशाला की थी, और तब हमने यही कहा था कि आप अभी खरीद लीजिए, बायबैक से पहले ही आपको वो भाव स्क्रीन पर दिख जाएंगे, और वैसा हुआ भी। मैं अब फिर से कहना चाहता हूँ कि टीसीएस के बायबैक में भी आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है खरीदारी करने का, अभी खरीद लीजिए। बायबैक के पहले हो सकता है आपको बायबैक के भाव मिल जाए, आपको बायबैक में टेंडर करने की ज़रूरत ही ना पड़े, अभी वक्त है। काफ़ी लोग कल मुझे ट्वीट करके पूछ रहे थे कि अगर हम आज शेयर खरीदें तो क्या टीसीएस और विप्रो के बायबैक में हम हिस्सा ले सकते हैं? 100% ले सकते हैं, निश्चिंत होकर ले सकते हैं। जिस दिन टीसीएस या विप्रो का शेयर बायबैक ऐलान होने के कई दिनों बाद, जब वो कहते हैं कि एक्स बायबैक हो गया, एक्स डेट, उस पर फोकस कीजिए। एक्स डेट होने के बाद अगर आप खरीदते हैं तो आप बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो अभी तो एक्स डेट आने में बहुत लंबा वक्त है, आप आराम से अभी खरीदिए टीसीएस, विप्रो, और आप बायबैक में शेयर दे पाएंगे। निश्चिंत होकर खरीदिए, और ज़रूरी भी नहीं कि आज का आज खरीदें, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो मेरे लिए टीसीएस बिल्कुल क्लियर कट बाय है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे पीछे, अब एक बार मैं पूरी बायबैक की कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वक्त चाहिए, लेकिन पूरी संभावना है कि टीसीएस के बायबैक में आपका पैसा बनेगा, जाएगा नहीं, ये लगभग निश्चिंत है। और मुझे अच्छे से याद है कि पिछली बार हमने लोगों को ये भी कहा था कि आप अपने एफडी का पैसा टीसीएस के बायबैक में डालिए। इस बार भी हम देखते हैं कि कितना रेशियो होगा, किस तरह से एक्सेप्टेंस होगा, उस पर हम फोकस करके काम करेंगे। लेकिन तब तक एक बार क्लियर कट है, टीसीएस, विप्रो दोनों क्लियर कट बाय हैं। और अगर आपको लगता है टीसीएस, विप्रो दोनों भाग गए, हाथ में ना आए, पकड़ में ना आए, तो फिर इन्फोसिस और साथ ही
एचसीएल टेक पर फोकस कर लीजिए, जहां भले ही बायबैक ना हो लेकिन उम्मीद आप कर सकते हैं नतीजे अच्छे हैं, और वैल्यूएशन गैप जो बनेगा टीसीएस और विप्रो की भागने की वजह से, वो वैल्यूएशन गैप थोड़ा आपको कवर अप होता दिखेगा, स्पेशली एचसीएल टेक में। लेकिन इसके साथ ही एक मौका दीप और बनता है, वो बनता है मिड कैप आईटी शेयरों में, वहीं पर फोकस कीजिए। अब मिड कैप आईटी शेयर भी तेज दौड़ लगाने को तैयार होंगे, और वैसे भी दौड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर आपको भरपूर एक्शन आता हुआ दिखेगा। तो आईटी सेक्टर ऑफ द डे, और आज के लिए टीसीएस, विप्रो और बाकी आईटी शेयर ही निफ्टी को जोश देने का काम करेंगे। जी बिल्कुल अनिल जी, तो आईटी पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। बैंक्स से भी अच्छा एक्शन आ रहा है, रिलायंस भी फोकस में रहा है। सर, इनके बारे में भी बात करेंगे, पर क्योंकि आपने बायबैक पर आपकी कमेंट्री का इंतजार था, एक दूसरी कमेंट्री जो पूरे हफ्ते बाजार क्लोजली ट्रैक कर रहा है आपकी तरफ से, वो है वेदांता को लेकर। चौथा दिन है आज, और खबरें आ रही हैं कि शायद एलआईसी के पार्टिसिपेशन के बारे में आज कुछ पता चल सकता है। वेदांता डीलिस्टिंग क्या देखना चाहिए सर इसमें? 6% से थोड़ी ज़्यादा ही अभी तक बिडिंग हुई है। देखिए, वेदांता में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला तो ये कि स्टॉक आज वायदा कारोबार के बैन से बाहर आ गया है, अब आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आज वेदांता के शेयर के मूवमेंट को देखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए, जिन लोगों ने कल तक शेयर खरीदे हैं डिलीवरी, वो बायबैक में कल तक दे सकते हैं। कल देखिए, कल 3:30 बजे तक आपके पास वक्त है बायबैक में शेयर टेंडर करने का। 3:30 बजे के आसपास, उसके बाद आसपास के उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वेदांता के डीलिस्टिंग में लोगों ने कितने शेयर टेंडर किए हैं, क्या वो 90% तक पहुंचा है। तो 3:30 तक, और इस बात की पूरी संभावना है कि कल ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस जिन्हें बायबैक में टेंडर करना शेयर, वो 12, 12:30, 1, 1:30 बजे तक ये काम कंप्लीट कर देंगे। कोई भी लास्ट मिनट के लिए रखना नहीं चाहता। दूसरी चीज़, मैं ये मानकर चलता हूँ 34%, 35% हिस्सेदारी जो इंस्टीट्यूशंस की है, वो पूरी संभावना है कि वो बायबैक में टेंडर करेंगे। प्राइस कुछ भी हो, वो टेंडर तो करेंगे, ये बात तो पक्की है। अब किसी को 200 में करना है, 250 में करना है, 300 में करना है, 150 में करना है, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन शेयर तो टेंडर होंगे। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि इस बात की संभावना पूरी कि 90% के जादुई आंकड़े तक पहुंच जाए, क्योंकि उसके बाद आपको 5 या 6% ही रिटेल से चाहिए। उसमें 5 या 6% में 3-4% के तो अरेंजमेंट हमेशा एचएनआई इन्वेस्टर्स के साथ होते हैं, जिन लोगों ने पहले इसी उम्मीद में खरीदे हुए हैं 90 रुपये से लेकर 100-125 रुपये तक, जिस भाव में कि बायबैक में देना है। तो उसके बाद आपको नेट रिटेल से 2-3% ही चाहिए, जो मैनेज होना बड़ी बात नहीं है, आराम से हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि बायबैक की जो दो बाधाएं होती है कंपनी को डीलिस्ट करने की, माफ कीजिएगा बायबैक मैंने बोल दिया, डीलिस्ट करने की जो दो बाधाएं होती है, पहली बाधा तो ये कि आप जब डीलिस्टिंग ऑफर लेकर आते हैं तो क्या उसमें आप 90% तक पहुंच पाते हैं। तो मेरा ये समझना है वेदांता 90% तक तो पहुंच जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो तो हो जाना चाहिए। लेकिन 90% पहुंचने के बाद दूसरी बाधा जो आती है कि वो बुक बनती किस प्राइस पर है, क्या 200 पर बनती है, 175 पर बनती है, 250, 250 या और भी ऊपर। उसके बाद प्रोमोटर्स का रोल शुरू होता है कि वो काउंटर ऑफर क्या देते हैं। काउंटर ऑफर 13 तारीख को आएगा, ठीक है। अब आप देखिए, कल शुक्रवार है, 3:30 बजे बिडिंग बंद होगी। उसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन है आपके पास अंदाजा लगाने के लिए कि मैनेजमेंट क्या करेगा। और मैनेजमेंट उसके बाद 13 तारीख मंगलवार है, उस दिन आपको काउंटर ऑफर आता दिखेगा 13 तारीख को, ठीक है। अब उस काउंटर ऑफर के बाद फिर से बिड्स खुलती हैं, और उन बिड्स में आपको अगर वो काउंटर ऑफर एक्सेप्ट है तो आप बिड दे सकते हैं। अगर आपको वो काउंटर ऑफर एक्सेप्टेड नहीं है तो आप बिड ना दें। जिन्होंने पहली बार में बिड नहीं किया वो दूसरी बार कर सकते हैं। जिन्होंने पहली बार बिड किया है और अगर उनको लगता है कि वो काउंटर ऑफर उन्हें एक्सेप्टेड नहीं है तो उन्हें अपनी बिड रिमूव करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने रिमूव नहीं की तो उनकी बिड एक्सेप्टेड मानी जाएगी। भले फर्ज करें कि मैनेजमेंट ने काउंटर ऑफर 150 रुपये पर दिया, आपने 200 रुपये पर बिड किए ओरिजिनली, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने तो 200 पे की है, जी नहीं, काउंटर ऑफर में अगर आपकी बिड 200 पर भी रह गई तो 150 पर एक्सेप्टेड मानी जाएगी, ठीक है। उसके बारे में हम आपको मंडे को फिर से समझा देंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो भी इन्वेस्टर्स अपनी बिड डाल चुके हैं या डाल रहे हैं वो आज तक रिवाइज कर सकते हैं। कल जो भी बिड जाएगी वो रिवाइज नहीं होगी, कल जो आपकी बिड होगी वो फाइनल होगी। अगर आपने कल भी बिड किए, आज भी किए, और रिवीजन भी आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं। फर्ज करें आपने वेदांता में 1000 रुपये पर बिड डाली है और काउंटर ऑफर अगर आपको बिड नीचे करना है तो आप बिड नीचे नहीं कर सकते। ये सारे सेबी के रूल है और ये सिर्फ वेदांता के लिए नहीं, ये पूरे डीलिस्टिंग के लिए है। तो डीलिस्टिंग की प्रोसेस ये है कि आप नीचे की तरफ बिड रिवाइज नहीं कर सकते, चाहे तो ऊपर की तरफ कर सकते हैं। बट एनीवे, रिटेल को उससे फर्क नहीं पड़ता। जहां तक स्टॉक के मूवमेंट का सवाल है दीप, मुझे लगता है आज मैं क्लोजली वॉच करूंगा कि स्टॉक का मूवमेंट किस तरह से होता है, क्योंकि आज दो चीजें,
अब वेदांता को खरीदने के लिए कौन आएगा, कौन खरीदना चाहता है आज के सेशन में वेदांता को? इंस्टीट्यूशंस, जवाब है शायद ना, क्योंकि अब वो खरीद कर ओपन ऑफर में तो नहीं दे पाएंगे। हाँ, बाद में टेंडर कर सकते हैं, डी लिस्टिंग ऑफर में तो नहीं दे पाएंगे। हाँ, हो सकता है बाद में टेंडर कर सकें, लेकिन पॉइंट ये है अब फ्रेश खरीदारी कौन करेगा, वो बड़ी देखने वाली बात है। तो वो कौन कर सकता है? वो कर सकते हैं आर्बिट्राजर्स। आर्बिट्राजर्स आकर खरीदेंगे, अगर उन्हें गैप मिलता है, उन्हें लगता है कि एक मौका है एक्स प्राइस में कैश में खरीदकर X+1 में आप फ्यूचर्स बेच दें और उसका गैप आपको मिल जाए, तो अगर आर्बिट्राजर्स को गैप मिला तो वहाँ खरीदारी होगी। लेकिन स्टॉक आप मानकर चलिए ये वॉलेटाइल रह सकता है। नीचे की तरफ 110, 115 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वेदांता के लिए, ऊपर की तरफ 140, 145 रुकावट का लेवल है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से क्या करें। क्या 140 से 145 स्क्रीन पर आ जाएं तो आप बेचकर निकल जाएं, क्या 110 के आसपास आए तो फिर वापस खरीदें, ये एक इंडिविजुअल कॉल है। अब यहाँ पर क्या है कि ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 140, 138 के आसपास हमने स्ट्रांगली कहा था कि एक बार 15-20 रुपये का फॉल इसलिए आ सकता है कि एफएनओ में बहुत पोजीशन है और वो अनवाइंड होनी है, वो कल हो गई। अब आज क्या हो सकता है ये देखने वाली बात होगी और ये इंटरेस्टिंग होगा। जहाँ तक रिटेल इन्वेस्टर्स का सवाल है, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप इस रिस्क को भूल करके अगर ओपन ऑफर फेल हो गया और मैं मार्केट में ना बेच पाऊँ या बेचना चाहता हूँ उसके लिए शेयर हाथ में रखूँ, तब तो आप टेंडर मत कीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप हायर प्राइस पे टेंडर कीजिए, 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये, जो भी प्राइस जिस पे कि आपको पता है कि बायबैक होना नहीं है, तो आपका पार्टिसिपेशन हो गया ताकि 90% तक पहुंच जाए। देखिए, मैं फिर कहूँगा, जो हमने स्पेशल शो में कहा था, हर एक वोट काउंट होता है इलेक्शन में, वैसे ही हर एक शेयर डी लिस्टिंग में काउंट होता है। अगर फर्ज करें 90% के नीचे तक डी लिस्टिंग में शेयर नहीं पहुंचे तो उसमें नुकसान सबको है। प्रमोटर्स के लिए भी है कि डी लिस्टिंग ऑफर फेल हो गया, इन्वेस्टर्स के लिए भी है कि डी लिस्टिंग फेल हो गया। डी लिस्टिंग होना सबके फायदेमंद में है। अब प्राइसिंग सबके लिए अलग अलग हो सकती है, किसको क्या प्राइस चाहिए। प्रमोटर तो हमेशा चाहेंगे नीचे की प्राइस मिले, इन्वेस्टर्स हमेशा चाहेंगे ऊपर की प्राइस मिले, और अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे आपके वो 34-35% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के क्या प्राइस पर डीलिस्टिंग होनी है। और उसमें भी चाबी LIC के हाथ में, LIC किस प्राइस पर बिड करती है और वो किस प्राइस पर शेयर देना चाहती है। 6.5%, 6.25% LIC के पास है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम हर पल की आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। दीप, बिल्कुल अनिल जी, ट्रैकिंग पेज खुला हुआ है सर, जैसे ही एक्शन यहाँ पर आएगा अपडेट्स भी आते रहेंगे। पर जैसा अनिल जी बात कर रहे थे, हमने तो आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप स्पेशली वायदा कारोबार में पोजीशन रख रहे हैं लॉन्ग्स की, तो वो आपको काट लेनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी गिरावट के लिए स्टॉक तैयार हो रहा था और कल हमने देखा कि बिल्कुल वैसा ही एक्शन हुआ। एक बार देख लेते हैं वेदांता पर आपको क्या सलाह दी गई थी। अगर आपके पास वायदा कारोबार में पोजीशन है, आपको निकल जाना चाहिए। ये पोजीशन महीने के आखिर में गुरुवार को स्क्वायर ऑफ होगी, डिलीवरी में कन्वर्ट होगी या जीरो होगी जी। अगर ये शेयर आज नहीं बिकते हैं तो ये डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं होंगे, डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं होंगे तो ये आपके ओपन ऑफर में नहीं जा पाएंगे। अगर नहीं गए तो मार भी सबसे ज्यादा ये एफएनओ वालों को ही पड़ेगी। एक एक लॉट में आपको नानी याद आ जाएगी जी। 25 रुपए 20 रुपए निकल गया ना, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप उतना ही शेयर खरीदें जितनी आपकी डिलीवरी लेने की ताकत है जी। अगर ओपन ऑफर फेल हुआ तो सबसे ज्यादा मार एफएनओ में जिनकी तेजी की पोजीशन है उनकी पड़ेगी। और मुझे अच्छे से याद है उस समय भाव 137 रुपये चल रहा था और एग्जैक्टली 20 रुपये का लो आज 117 रुपये 55 पैसे पर बनाया, तो वही 15 से 20 रुपये गिरने की आशंका जो थी वो हो गई। तो ये तो रही अनिल जी की तरफ से बेहतरीन सलाह जहां तक वेदांता का सवाल है। और अनिल जी, वेदांता के लिए आपने हमारे जो 3 इक्के हैं उनके बारे में तो बात करी है, पर आज के मार्केट सेटअप पर अब फाइनली आते हैं सर। आप बता रहे थे कि आज 4 इक्के हैं जहां तक मार्केट्स का सवाल है, क्या है ये? ओके, 4 बड़े रीजन है दीप आज तेजी के। पहली बात तो ग्लोबल मार्केट्स बेहद मजबूत है। दूसरा, TCS और विप्रो का बायबैक IT शेयरों में और निफ्टी में जोश बनाए रखेगा। तीसरा है FIs की तरफ से लगातार चौथे दिन खरीदारी का अच्छा आंकड़ा, कैश मार्केट में खरीदारी फिर से लौटती हुई बढ़ती हुई। और चौथा और सबसे बड़ा कारण है
टेक्निकली बाजार बेहद मजबूत है। आप देख लीजिए 23 मार्च को लो बनाने के बाद 7610 का जो क्लोजिंग लो बना था उसके बाद की अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग आपको मिली है और जो हाईएस्ट लेवल 11794 का छुआ है उसके बेहद करीब पहुंच चुके। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो 23 मार्च के जो अनएक्सपेक्टेड लोज बाजार ने देखे थे उससे अब एकदम हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करें तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। और आज है वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी और शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपको डेफिनेटली मिलेगा। लोग शॉर्ट हैं और शॉर्ट कवरिंग वाले ही बाजार को सपोर्ट देते नजर आएंगे। तो ये 4 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आपको मजबूती के रुझान के साथ रहना है। कल भी दीप वही कहा था, सेम आज फिर से कहूँगा, गिरावट में खरीदारी ही करनी है। कल सुबह सुबह अगर आपका 10 मिनट 15 मिनट मूड खराब हुआ लाल निशान में देख के तो बस वही बात है कि आप जब बाजार खराब होंगे तब डरना नहीं है, तब आपको खरीदना है और वहीं से आपको बाजार घूमते हुए दिखेंगे और दोनों तरफ के मौके आपको मिलेंगे इस बाजार में। तेजी के भी मंदी के भी ऊपर प्रॉफिट बुक करिए, जगह बनाते रहिए, वापस से खरीदिए। एक तरफा बाजार नहीं चलेंगे, ये हम कल भी बात कर रहे थे, पूरे अक्टूबर महीने के लिए बात कर रहे थे कि वॉलेटिलिटी रहेगी, इंट्राडे में भी रहेगी, ओवरनाइट भी रहेगी। आप देखिए एक दिन 500 पॉइंट 600 पॉइंट डाउ ऊपरी स्तरों से फिसल जाता है, दूसरे दिन उतना ही बढ़ जाता है और दिन के दौरान भी उतना ही भयंकर उतार चढ़ाव। तो ये हमारे बाजारों में भी रहेगा, एक तरफा बाजार नहीं चलेंगे। बस आपको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, लेवल्स पता होना चाहिए और साथ ही पता होना चाहिए कि करना क्या है, बस उसी की तैयारी। जी दीप। और साथ ही अनिल जी, ट्रम्प साहब की ट्वीट्स पर भी हमारी नजर है और कल आपने कहा भी था सर कि ट्रम्प साहब जब उन्होंने कहा था कि अब मैं पैकेज पर बातचीत बंद कर रहा हूं, इलेक्शंस के बाद ही अब बात करेंगे, तो आपने कहा भी था कि ट्वीट है, इस पर ज्यादा भरोसा मत करिए क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, वो पॉलिटिशियन की तरह एक्शन ले रहे हैं इस समय। और बिल्कुल वैसा ही हुआ क्योंकि उसके ऑपोजिट ट्वीट भी ट्रम्प साहब की आई जिसका बाजार पर पॉजिटिव रिएक्शन हुआ। एक बार देख लेते हैं कि ट्रम्प साहब के एक्शन पर अनिल जी की क्या राय थी। इसमें राजनीति ज्यादा है, अर्थशास्त्र कम है ना। इकोनॉमी से और इनसे कम लेना देना है जो मेरा कॉमन सेंस कहता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अब ट्रम्प साहब है ना सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जो चुनाव जीतने के लिए, कोरोना भी हो गया, सिंपैथी भी आ जाए थोड़ी, कोरोना के बाद 2 दिन से हॉस्पिटल से बाहर भी आ जाएं, वापस काम में भी लग जाएं, पैकेज हो नहीं हो, ये सब चीज़ें चलेगी। देखिए सारे पॉलिटिशियन, सारे राजनेता दुनिया भर में एक जैसे होते हैं और हर देशों की जनता एक जैसी होती है 19-20। ऐसा नहीं कि अमेरिका में, तो अमेरिका में सारी जनता बिल्कुल एकदम मतलब बहुत ही समझदार है, भावनाएं सबकी एक जैसी होती है, इमोशन सबके एक जैसे होते हैं। वोट डालते वक्त है ना इमोशन पे ही वोट डाले जाते हैं, ये बहुत साफ है। और इस वक्त है ना चुनाव से पहले पूरी तरह से ट्रम्प साहब है ना इमोशनल, अत्याचार नहीं कहूँगा, इमोशनली अपनी प्रजा को अपने साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हो रहा है और होने दीजिए। तो इसे राजनीति के तौर पर देखिए, अर्थशास्त्र के तौर पर नहीं। इसलिए मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अनिल जी, इस समय के मार्केट मूवमेंट के सबसे बड़े ट्रिगर की रीडिंग भी आपकी एकदम एक्यूरेट रही सर। ट्रम्प साहब ने ऑपोजिट ट्वीट करके मार्केट का मूड तो बना दिया है। क्या इसलिए ही है सर कि आज के भी सारे ज्यादातर सेटअप आपको पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं? किस तरह का सेटअप फिर समझें आज के लिए? दीप, आई जस्ट लव हिम। मतलब मुझे, मतलब वो मेरा डिस्टेंस लव है, मतलब यहाँ से अमेरिका तक का। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा फील भी होता है कि क्या मैं ट्रम्प साहब को उनकी वाइफ से ज़्यादा जानता हूँ। मतलब गजब ही है, मतलब एग्जैक्टली जैसा सोचते वैसा वो कर लेते हैं। मतलब कैसे करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन कल हम यही बात कर रहे थे एग्जैक्टली कि भाई इनका भरोसा मत कीजिए, ये राजनीति है। और चुनाव के, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे कहीं के भी राजनेता रहो, चुनाव के महीने 2-3 महीने पहले के जो स्टेटमेंट है ना, उसको कभी आप गौर से सुनिए मत, समझिए मत। मतलब वो कब बदल जाएंगे, कैसे बदलेंगे। देखो कर लिया ना उन्होंने अपना काम, डरा धमका के 3-4 चीज़ें कर डाली। कौन सी बड़ी बात है। अगर देखिए उनको क्या करना है, उनको तो एक ही चीज़ है, वोट लेने। और मैं बार बार कहता हूँ, हर एक लीडर का, हर एक नेता का सबसे पहला टारगेट जिंदगी का ये होता है, अगला चुनाव कैसे जीतूं। वो उसी के लिए जिंदा है, बाकी सब चीज़ें बाद की बात है। तो चाहे वो डरा धमका के, देखिए मुझे नहीं जीतने दिया तो आपके राहत पैकेज आएगा नहीं, ये जो फ्री में $1200 मिल रहे बंद हो जाएंगे, ध्यान रख लेना। और अगर मान गए सामने वाले और आपने कर डाला, तब भी आप यही कहेंगे, देखिए मैंने आपको करके दिया, अब फिर से जिताओ। तो चुनाव जीतना है, बात सिंपल है। तो मैं न कल दुखी था जो कुछ हुआ कि मार्केट जोर से फिसल गए ट्रम्प साहब के ट्वीट के बाद, न मैं आज और एक्साइटेड हूं
कि मार्केट बढ़ गया इसलिए बहुत अच्छा है। तो ये अब से लेके चुनाव तक रोज मूड स्विंग्स, जिसको आप नाम दे दें, ट्रम्प साहब की मूड स्विंग्स, ट्वीट, एक्टिवनेस, ये चलती रहेगी और मार्केट वॉलेटाइल होते रहेंगे दोनों तरफ। तो अब वो परफेक्ट रेजिस्टेंस पे आपको है ना नेगेटिविटी ट्वीट डालेंगे, परफेक्ट सपोर्ट लेवल पर पॉजिटिव ट्वीट डालेंगे और डाउ को वैसे ही ट्रेड करना है, सिंपल। तो अब ट्रम्प साहब का ट्वीट क्या आएगा ये तो आपको पता नहीं, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको पता है, उसको ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। और वो भी अपने को डाउ को पता नहीं, तो हमें डाउ को क्यों जानना है? हमारे निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हमें पता है, हम उसके हिसाब से काम कर लेंगे। बाकी ट्रम्प साहब एक्टिव रहने चाहिए, एक्टिव रहने में बढ़िया है। क्या होता है कि खबरें आती रहे, ट्वीट आती रहे, एक्शन होता रहे। सुस्ती वाले मार्केट में क्या रखा है? होना चाहिए वॉलेटाइल, थोड़ा ऊपर नीचे होना तो मजा ही अलग है। शो करने का भी मजा आता है, लोगों को ट्रेड करने का भी मजा आता है, मार्केट को ट्रैक करने का भी मजा आता है। तो एक्शन भरपूर रहना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, एक्शन भरपूर रहना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट सर अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है, तो वहां से भी अब काफी सारे रिएक्शंस बाजार में आ रहे हैं, देखते हैं उसका क्या प्रभाव रहता है। पर हमारे सेटअप के बारे में बताइए सर। 4 इक्के हमारे पास और इसलिए आपने आज के 4 सेटअप के 4 इंडिकेटर्स पॉजिटिव ही रखे हैं। जी हाँ, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, एफआईएस पॉजिटिव है, घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट और ट्रेंड फिर से पॉजिटिव बन चुका है, बना रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 11,625 11,675 आज के लिए सपोर्ट जोन है। 11,800 से 11,900 के रेंज में कहीं कहीं रुकेगा। 11,800 11,850 तक की तो संभावनाएं बनती है दीप। 22,750 22,850 निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है दिन के लिए। लेकिन एक्सपायरी के लिहाज से एक छोटी रेंज और देना चाहता हूं, वो 22,525 से 22,625 की रेंज होगी। इस रेंज पर भी फोकस कीजिए। तो अगर वैसे तो नीचे जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर गए तो 22,525 22,625 बेहद मजबूत ब्लाइंड बाय सपोर्ट जोन आज के लिए। बैंक निफ्टी 23,075, माफ कीजिएगा 27,000 निकल गया मुझसे, हो जाएगा किसी न किसी दिन। 25,232 तक पहुंचे थे ना हम, चलिए 27,000 भी कभी तो होगा। 23,075 ये और 23,200 ये आज की ऊपरी रेंज है जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है बैंक निफ्टी की। इसको पार करके टिके तो 23,425 23,525 ये आपके लिए ऊपरी रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है बैंक निफ्टी के लिहाज से। ये आपके लिए बड़े जोन्स, बड़े सपोर्ट जोन हो गए और बड़े ऊपर के लेवल हो गए। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए रेंजेस। सर आज की स्पेशली जो रेंज निकल कर आ रही है वो क्या देख रहे हैं सर? और क्या जो 11,794 का हाई था वो आज क्रॉस होते हुए दिखता है फिर? 11,675 11,775 आज की छोटी रेंज है। 11,625 11,825 ये आपके लिए मीडियम रेंज है। और 11,575 से लेकर 11,900 तक की बड़ी रेंज निफ्टी की आज निकल कर आती है दीप। बैंक निफ्टी 22,850 23,075, 22,625 23,200 और 22,525 से लेकर 23,425 ये आपके लिए बैंक निफ्टी की बड़ी रेंज है। 22,200 के माफ कीजिएगा 23,200 के ऊपर 23,200 23,250 के ऊपर निकलने पर बैंक निफ्टी रॉकेट होगा, 200-250 पॉइंट और बढ़ेगा। तो पहला थोड़ा सा रुकावट का जोन 23,075 से 23,200 250 के आसपास है, उसे पार किया तो 23,425 23,525 की रेंज में बैंक निफ्टी आज ही पहुंच भी सकता है। एफआईएस की नेट लॉन्ग 66% है, 2% बढ़ी है। पुट कॉल रेशियो वही है, 1 बेसिस पॉइंट बढ़कर आया है। विक्स 2% बढ़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। निफ्टी में जो तेजी की पोजीशन है लोगों की, तो 11,625 एकमात्र स्टॉप लॉस आपके लिए है। दोनों ही तरफ यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की राय है, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। बैंक निफ्टी यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका 22,500 का रहेगा, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। जिनकी शॉर्ट पोजीशन है कायदे से होनी तो नहीं चाहिए, अगर फिर भी है और आपने नहीं काटी तो आइए 11,800 का स्टॉप लॉस रखिए आप निफ्टी में शॉर्ट साइड पर, और 23,100 का स्टॉप लॉस रख लीजिए आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अगर आप शॉर्ट हैं तो 23,100 आपका स्टॉप लॉस होगा। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए आज की रेंजेस जहां पर आपको नजर रखना है, और साथ ही जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं वहां पर क्या ध्यान रखें। नई पोजीशंस फिर सर कैसे बनानी चाहिए, पोजीशनिंग कैसे लग रही है जहां तक मार्केट सेटअप का सवाल है?
दीप, मैं नई पोजीशन बताऊं उससे पहले काफ़ी लोगों के ट्वीट आ रहे हैं। शायद आज जी बिजनेस की वेबसाइट पे जो लोग चैनल देख रहे हैं उन्हें शायद साउंड में और ऑडियो में कुछ इशू आ रहे हैं। हम उसको चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश करें। शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप हमारी आवाज़ शायद साफ नहीं सुन पा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, जो लोग सुन रहे हैं वो या तो यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाए। यूट्यूब पे मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है, सिर्फ वेबसाइट के जरिए आप जी बिजनेस की वेबसाइट पर जाकर अगर आप शो देख रहे हैं तो वहाँ कुछ इशू आ रहा है। तो हम उस इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर आज आप, अगर आई नो कि अगर आप घर में हैं तो चैनल देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑन द मूव है तो शायद आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं उसको रिजोल्व करने की। और यूट्यूब पे आप ट्राई करके देख सकते हैं। आई थिंक यूट्यूब बराबर चल रहा है, तो आप यूट्यूब पे देख लें। अगर टीवी पे आपको ग्लिच मिल रही है, थोड़े से इशू आ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, वेबसाइट पर अगर आपको थोड़े से इशू आ रहे हैं तो आप तुरंत प्रभाव से कर लें। और हम फ्लैश भी करके बता दें सबको कि आप चाहें तो यूट्यूब पर एक बार शो देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाए और ट्वीट करके हम मैसेज भी आपको कर देते हैं कि यूट्यूब पर आप शो देख लें। अगर आपको वेबसाइट पर कोई भी इशू आ रहा है, वेबसाइट पर भी मैं ये मैसेज डलवा देता हूँ ताकि आप सब लोग आराम से देख लें। जी दीप, अब आपने सवाल क्या पूछा था, एक बार फिर से पूछ लीजिए। अनिल जी, नई पोजीशंस के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए आज के लिए? नई पोजीशन में देखिए दो तरीके हैं। या तो खुलते ही खरीदना है तो वो तो मैं 9:08 पे आपको बता दूंगा। अभी आप एक काम कीजिए, 11,650 11,700 की रेंज को रखिए जहां खरीदारी का मौका अगर आया तो, आएगा तो नहीं लेकिन अगर आया तो 11,600 का स्टॉप लॉस है। 11,775 800 850 900 ये होंगे आपके लिए निफ्टी के टारगेट ऊपर की तरफ। बेचना जो चाहते हैं 11,875 11,900 की रेंज में एक चांस ले सकते हैं आप शॉर्ट करने का। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 12,000 का होगा। और नीचे की तरफ का आपका जो टारगेट बनेगा 11,825 11,775, इन टारगेट्स के लिए आपको करनी होगी बिक वाली। बैंक निफ्टी खरीदिए 22,650 22,850 परफेक्ट रेंज है खरीदारी करने के लिए। वहाँ मौका मिलेगा तो, अगर नहीं मिला तो नहीं भी मिले, 23,000 के ऊपर भी खुल जाए, बड़ी बात नहीं है। तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं 22,950 23,050 23,200 23,425, ये तमाम वो 4 लेवल्स हैं जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। जो लोग बैंक निफ्टी बेचना चाहते हैं 23,400 23,500 की रेंज में आप बिकवाली कर सकते हैं। 23,400 से 23,500 की रेंज में यहाँ पर आप बिकवाली करें और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 23,600 का। नीचे की तरफ 23,250 23,200 23,100, ये 3 टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी है। ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ओके, ये है आपके लिए नई पोजीशंस बनाने के लिए आज की स्ट्रैटेजी। दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी पर ध्यान रखिए, आज का सेटअप काफी इंटरेस्टिंग होगा। सर, वेदांता तो बैन से बाहर आ गया है पर कुछ नए स्टॉक्स बैन में आ चुके हैं। BHEL अदानी एंटरप्राइजेस की एंट्री हुई है। वोडाफोन आइडिया अभी भी बैन में बना हुआ है, वहां पर नजर रखिए। पर वेदांता बैन से बाहर आ गया तो देखते हैं वहां पर आज कैसा एक्शन रहेगा। अब सर थोड़ा अब जो फंड फ्लो का डेटा है वो विस्तार में समझाइए। 4 दिन में 4,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी FIs ने कैश में करी है, वहां से क्या समझना चाहिए? DIs अभी भी थोड़े नेगेटिव है। खरीदारी अच्छी होती दिख रही है और दीप ये काम की है खरीदारी, और FIs का मूड माहौल बना रहे तो फिर आप 12,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। तो फिर से खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे। बेसिकली सितंबर तक उन्हें बेचना था, सितंबर की सीरीज के में बेचकर निकल गए और अब वापस से बढ़िया खरीदारी होती दिख रही है। 4 डिजिट में खरीदारी के आंकड़े आ रहे हैं। न सिर्फ उन्होंने कैश में 1,094 करोड़ की खरीदारी की है, इंडेक्स फ्यूचर 780 करोड़ के खरीदे जो कि अच्छे हैं आपके लिए, और इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बनाई। दीप, ये लगातार दूसरा दिन है जब इंडेक्स में लॉन्ग बने। देखिए दोनों में फ़र्क है, एक आप शॉर्ट काटें और आंकड़ा खरीदारी का है, वो भी खरीदारी का ही आएगा ना शॉर्ट काटेंगे तो। लेकिन शॉर्ट काटने के बजाय आप लॉन्ग पोजीशन बनाएं, तेजी की फ्रेश पोजीशन बनाएं और उस पर अगर आंकड़ा है तो फिर बात ही अलग होती है। समझ रहे हैं आप? वो मज़ा अलग है कि आप तेजी की पोजीशन बना रहे हैं। तो तेजी की पोजीशन परफेक्ट बनी है, ये अच्छा है। स्टॉक फ्यूचर्स थोड़े से बेचे, 266 करोड़ के, कोई खास बात नहीं। अच्छा हाँ, 714 करोड़ के ऑप्शंस की बिकवाली, और इससे बिल्कुल भी डरिएगा मत, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उन्होंने दोनों ही तरफ जो बिकवाली की है ना उसमें सिंपल चीज़ है। 700 करोड़ की उसमें ऑप्शंस दोनों तरह के बेचें, कॉल भी पुट भी और खरीदे भी, तो ये न्यूट्रल है, नेगेटिव नहीं। जी दीप। ओके, न्यूट्रल है, नेगेटिव नहीं है, बट एक्शन भरपूर है FIs की तरफ से। वीकली एक्सपायरी है सर, वायदा कारोबार से क्या संकेत लेना चाहिए, किन लेवल्स पर आपकी नजर है?
ओके, वायदा कारोबार में पहली नज़र तो है 11,800 पर। दीप देखिए 11,800। अच्छा पहले नीचे का लेवल बता दूं ताकि थोड़ा आपको ध्यान रहे कि भाई हमारा सपोर्ट कहाँ है। 11,700 क्यों? 11,700 के पुट पर 28 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और उसमें से 21 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। कल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन 11,700 पर हुआ है पुट में। तो आज आपको कमजोरी कहाँ से गिननी है? 38 पॉइंट नीचे 11,700 से। 11,700 के नीचे जाएं तो ही गिनिएगा कि आपकी कमजोरी है। 11,699 1 पॉइंट, 11,698 2 पॉइंट, ऐसे। जब तक 11,700 के ऊपर है आप कमजोर हैं ही नहीं, ये कॉन्फिडेंस रखिए। अब आइए आप समझिए 11,750 के ऊपर खुलते हो तो खुल ही जाएंगे। जो एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है अब तो हो सकता है 11,800 के ऊपर खुल जाए आप। तो 11,750 के ऊपर खुलते ही दीप एक आंकड़ा नोट कर लीजिए। कॉल राइटर्स जो मुश्किल में है उनकी संख्या है 53 लाख शेयर। कितनी? 53 लैक्स। ये 53 लाख शेयर शॉर्ट हैं 11,800 तक और ये शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे और ये हो सकता है फिर 11,800 पर ले जाए। फर्ज करें 11,800 पर ही खुल जाए जैसा कि एसजेएक्स निफ्टी दिख रहा है। 37 लाख शेयर 11,800 के कॉल्स पर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और अगर 11,800 के पार निकलकर टिके तो कुल मिलाकर जो शॉर्ट होंगे, जरा नोट करिएगा, आज एक्सपायरी का दिन है, ये शॉर्ट्स, ये कॉल राइटर्स आज ही स्वाहा होने वाले हैं। कितने? 90 लाख शेयर, 90 लाख शेयर। ये वो कॉल राइटर्स है जो मुश्किल में 11,800 के पार निकलते हैं और ये 11,850 11,900 दिखा दे तो बड़ी बात नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का अफलातून ट्रेडिंग सेशन आपने देखा था कि 11,000 का लेवल तोड़ के निफ्टी क्लोजिंग पर, वीकली क्लोजिंग पर 10,800 पे जाके बंद हुआ, उस तरह का कोई अफलातून ट्रेडिंग सेशन 10,800 के पार निकलकर आज हो जाए। अगर 90 लाख शेयर ऑलरेडी शॉर्ट हैं 11,800 तक और 800 तक और वो बड़ी धमाल मचा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। तो पूरी तेजी की क्रेडिट तेजी करने वाले न लें। जी नहीं, आपसे कुछ नहीं हो रहा, आपकी वजह से नहीं हो रही तेजी हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ मंदी करने वालों की वजह से। जिन लोगों ने शॉर्ट किए हैं वही शॉर्ट कवरिंग के लिए तेज दौड़ लगा रहे हैं। तो 11,800 मेक और ब्रेक है ऊपर। 11,800 के ऊपर खुलकर टिक गए 11,800 11,825 गिन लीजिए। ये 25 पॉइंट की रेंज थोड़ी सी आपके लिए रुकावट की है। इसके पार निकले, ओहो मजा ही अलग है दीप। तो ये है आपके लिए बड़े डेटा आज के लिए। इन डेटा पे बिल्कुल फोकस रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब आइए बैंक निफ्टी। 22,500 बड़ा सपोर्ट है और उसके बाद 22,600 700 के आसपास हल्की हल्की पोजीशन है। पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा बहुत तेज़ी की पोजीशन बनी हो ऐसा नहीं है। लेकिन आइए कॉल्स की तरफ। आप बंद हुए कल 22,950 के आसपास, राइट। अगर आप 22,900 तक 14 लाख शेयर इस वक्त बैंक निफ्टी में शॉर्ट है और 23,000 के ऊपर आप जैसे ही खुलते हैं तो 26 लाख शेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। 26 लाख शेयर शॉर्ट है 23,000 के ऊपर और 23,000 के ऊपर आप खुलेंगे ही। तो ऐसे में आपके लिए शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। आखिरी बाधा दीप 23,200 की है। 23,200 पार होते ही आपके 37 लाख शेयर बैंक निफ्टी में शॉर्ट हो जाते हैं। 37 लाख शेयर जिन्हें आज ही एक्सपायरी होनी है। 23,200 पार होने के बाद नहीं रुकेगा 23,400 450 500 के पहले। तो ये 23,200 आखिरी लेवल है जहां से एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। वैसा आखिरी लेवल 11,825 11,800 के ऊपर बैंक निफ्टी में, वैसे ही 23,200 के ऊपर बैंक निफ्टी में। तो मजबूत शॉर्ट कवरिंग है। और अच्छा चलो मान लिया शॉर्ट कवरिंग हो ना हो, बाजार भागे ना भागे, कम से कम एक चीज क्लियर है, गिरावट में आपको सपोर्ट आता दिखेगा शॉर्ट कवरिंग का, तो उससे बिल्कुल भी डरे ना। ओके तो ये है आपके लिए कुछ अहम लेवल्स। घबराइए मत, मार्केट का एक्शन या डायरेक्शन तो इस समय पॉजिटिव ही दिख रही है। चलिए आज के जो स्टॉक्स हैं वहां पर भी फोकस कर लेते हैं। किन स्टॉक्स पर हमारी नजर रहने वाली है। हमारी टीम हमारे साथ है, कुशल, वरुण और साथ ही आशीष। कुशल आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ट्रिगर्स और कुछ स्टॉक्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अब देखिए आज जो नतीजे आने वाले हैं उस पर फोकस रहेगा, जिसमें जीएम ब्रेवरीज और 5 पैसा कैपिटल रहेंगे और साथ ही Q4 के नंबर्स में टीटागढ़ वैगन्स और प्रभात डेयरी अपने नतीजे घोषित करते हुए दिखेंगे। साथ ही मजेस्को की आज बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक होगी तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। और इसके अलावा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इनका जो है QIP का फाइनल भाव तय करने पर आज बोर्ड बैठक है। जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है वो 707.70 प्रति शेयर का है और QIP के जरिए करीब 1,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी इनकी। साथ ही चीन और कोरिया से
आते हुए जो इम्पोर्टेड कॉस्टिक सोडा है उसकी जांच पर आज सुनवाई है। इनफैक्ट ये जो कॉस्टिक सोडा वाली खबर है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये साबुन, डिटर्जेंट, पेपर वगैरह बनाने में ये कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर अप्रैल से सितंबर 2019 के बीच में जो भी इंपोर्ट किए गए थे कॉस्टिक सोडा, उसकी जांच को लेकर आज सुनवाई है। साथ ही टीसीएस के पोस्ट मार्केट कल नंबर्स आते हुए दिखे थे, बेहद शानदार नंबर्स रहे हैं। डॉलर आई में ऑलमोस्ट 7.2% की बढ़त रही है और साथ ही कंपनी की मार्जिन जो है 8 क्वार्टर हाई पर आती हुई दिखी है 26.2% पर। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीएफएसआई और रिटेल सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छी बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको इनकी ग्रोथ पर आती हुई दिखी है। और कंपनी ने 16,000 करोड़ के बायबैक का ऐलान किया है। 3,000 रुपये प्रति शेयर जो है ये बायबैक की प्राइस रखी गई है। मौजूदा भाव से ऑलमोस्ट 10% के प्रीमियम पर ये बायबैक की प्राइस तय की गई है। और 12 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी कंपनी ने घोषित किया है। मेजेस्को, इसके जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं, इसमें एक एक्सेप्शनल प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 3,070 करोड़ रुपए का, जो इनको जो यूएस की सब्सिडरी बेचकर जो इनको प्रॉफिट मिला था वो इसमें एडेड है। पर इनकी जो रेवेन्यू फ्रंट देखेंगे तो 12.5% गिर कर आई है। लिखिता इंफ्रा का आईपीओ, यहाँ पर कल इसका आखिरी दिन था आईपीओ में सब्सक्राइब करने का, 9.5 टाइम्स पूरा सब्सक्राइब हुआ है ये। और रिटेल स्पेस से ऑलमोस्ट 24 गुना ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। बंधन बैंक ने अपने Q2 अपडेट्स जारी किए हैं। एडवांसेस में 20% की बढ़त रही है, डिपॉजिट्स में 34% की बढ़त हमें देखने को मिली है। और जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो सिग्निफिकेंटली हाई आता हुआ दिखा है 157% पर। और साथ ही कलेक्शन एफिशिएंसी भी कंपनी की काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली है। आरबीएल बैंक ने भी अपने Q2 अपडेट जारी किए हैं, जहां पर एडवांसेस और डिपॉजिट दोनों 3% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। और साथ ही काशा रेशियो भी जो है इनका ऑलमोस्ट 5% बढ़ता हुआ दिखा है। एसबीआई, यहाँ पर आप देखिए जो एसबीआई के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं नए, डीके खारा, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिए हैं कि मौजूदा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो काफ़ी बेहतर है और इसी वजह से उनको एडिशनल कैपिटल रेजिंग की अभी ज़रूरत नहीं है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे स्टॉक्स जो है वो फोकस कि 15 निजी ट्रेनों के लिए करीब 120 एप्लीकेशंस मिलते हुए दिखे हैं, जिसमें एल&टी, आईआरसीटीसी, बीएचईएल जैसी कंपनियों ने जो है अपने आवेदन दिए हैं। तो इन पर भी आज खास फोकस रहेगा। ओके, काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर हमें नजर रखनी है। कुछ और स्टॉक्स हैं वरुण के पास। गुड मॉर्निंग वरुण, बताएं। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले ऑटो कंपनी से शुरुआत करते हैं और हीरो मोटोकॉर्प, इन्होंने नई मैस्ट्रो एज जो है उसको लॉन्च कर दिया है। 72,950 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। मारुति सुजुकी, सितंबर के जो कंपनी के आंकड़े हैं वो काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। कुल उत्पादन में करीब 25.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। मल्टीप्लेक्स शेयर, पीवीआर और आइनॉक्स लीजर, ये आपके रडार पे रहने चाहिए, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है। 15 अक्टूबर से दरअसल दिल्ली में सिनेमा हॉल जो है वो खुल जाएंगे। हालांकि एसओपी का आपको पालन करना पड़ेगा। फ्यूचर एंटरप्राइजेस, फ्यूचर रिटेल, जितने भी फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स हैं उन पर नजर रखिए, क्योंकि अमेजॉन ने, फ्यूचर ग्रुप ने जो रिलायंस के साथ डील की है उसके खिलाफ एक नोटिस भेज दी है। दरअसल अमेजॉन का फ्यूचर कूपन में करीब 49% हिस्सा है और उस डील के तहत अगर फ्यूचर ग्रुप किसी भी थर्ड पार्टी को स्टेक बेचता है तो उसके पहले अमेजॉन का अप्रूवल लेना था, वो इन्होंने नहीं लिया है। इसके लिए नोटिस भेजा गया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, फर्स्ट हाफ FY20 में इनका जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है उसमें गिरावट हुई है 13.5% की। एशियन ग्रेनेटो, 23 अक्टूबर को इस कंपनी की बोर्ड की बैठक है, जहां पे ये स्टॉक स्प्लिट के ऊपर कोई ना कोई फैसला लेने वाले हैं। इसके अलावा कुछ बल्क डील्स हुई है। श्री कलाहस्ती पाइप, यहाँ पे बेलग्रेव इन्वेस्टमेंट फंड ने करीब 3.5 लाख शेयर जो है वो खरीदे हैं। ग्रासिम में प्रमोटर कुमार मंगलम बिरला ने 30 सितंबर को 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके सर्किट फिल्टर में आज से बदलाव होने वाला है। सूची काफ़ी लंबी है, कुछ मैं आपको बता देता हूं। जहां से 10% से बढ़ के 20% होगा सर्किट फिल्टर, उसमें इंडिया मार्ट, क्वेस्ट कॉर्प, अडानी ट्रांस, मैग्मा फिनकॉर्प, टीटागढ़ वैगन शामिल है। और जहां 5% से बढ़ के 10% होगा उसमें इन्फीबीम, शक्ति पंप्स, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, आंध्रा सीमेंट, HCL इन्फो सिस्टम जैसे काउंटर शामिल है। तो इन स्टॉक्स में आज आपको भरपूर एक्शन देखने मिलेगा। एक्शन पैक्ड दिन होने वाला है। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हमारे पास, आइए जान लेते हैं FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो बताइए नतीजों पर ब्रोकरेजेस का TCS पर क्या कहना है?
गुड मॉर्निंग दीपांशु। टीसीएस के नतीजों के बाद 5 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई और सबका मानना यही है कि अगर आप देखें तो नतीजे तो अनुमान से बेहतर देखने को मिले थे, लेकिन मौजूदा भाव के हिसाब से वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं ब्रोकरेज हाउसेस को कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही है। इसके लिए सिर्फ एक मैक्वारी एक ऐसा है जिसने मौजूदा भाव से ऊंचे लक्ष्य दिए। इन्होंने जो है मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 2487 से बढ़ाकर 3030 रुपये कर दिया। बाकी सभी ब्रोकरेजेस देखें तो पॉइंटर्स तो अगर आप देखें तो पॉजिटिव नजर आएंगे, लेकिन लक्ष्य जो है करंट मार्केट प्राइस के आसपास हैं। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 2750 रुपये के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे 2500 रुपये के लक्ष्य के लिए। सिटी ये जो है स्टॉक पर नेगेटिव है, ये मान रहे कि वैल्यूएशन बेहद महंगे हैं, जिसके चलते उन्होंने बिकवाली की राय को बरकरार रखा है 2350 रुपये के लक्ष्य के लिए। बाकी आप देखें तो ईपीएस के अनुमान में लगभग 3 से लेकर 5% तक की बढ़ोतरी की गई है और ये ब्रोकरेज हाउसेज मैक्वारी का भी मानना है कि आगे जाके मार्जिन्स में एक सस्टेनेबल तेजी आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो यही तो रही टीसीएस पर रिपोर्ट्स। अन्य स्टॉक्स पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? अन्य स्टॉक्स पर भी रिपोर्ट आई है। बंधन बैंक सीएलएसए की एक दमदार रिपोर्ट है जहां पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज की शुरुआत की गई है। लक्ष्य दिया 400 रुपए का, 315 जो है कल की क्लोजिंग और इनका मानना है कि भरोसेमंद फ्रेंचाइजी है। कलेक्शन एफिशिएंसी में काफी बढ़िया सुधार देखने को मिला है। ऑपरेशनल हाईलाइट जो इन्होंने शेयर किए वो पॉजिटिव हैं और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आगे जाकर ग्रोथ को लेकर भी स्टॉक पर पॉजिटिव है, जिसके चलते ऊंचे लक्ष्य दिए हैं। अपोलो हॉस्पिटल एचएसबीसी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य 1875 से बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिया है और ये कह रहे हैं कि इस कारोबार में अगर आप देखें तो एक ग्रेजुअल रिकवरी देखी जा रही है, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। जेफरीज की एक रिपोर्ट है कॉन्कोर पर, लंबे समय के बाद इस स्टॉक पर पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 525 रुपए के लक्ष्य के लिए 363 जो है कल की क्लोजिंग है। कह रहे हैं कि कंटेनर कार्गो में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है और यही आखिरी रिपोर्ट होगी कॉन्कोर की। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज आपको एक्शन दिखने वाला है। चलिए करते हैं एक्शन की शुरुआत, बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ और बिगुल आपके लिए पिक ऑफ द डे का। स्मार्ट एंड यंग सुमित जी, करिए शुभ शुरुआत। गुड मॉर्निंग। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मार्केट्स के अंदर तो मोमेंटम जारी है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो स्टॉक अब आने वाले दिनों के लिए और पिक ऑफ द डे के दौर पे जो चुना है वो है बाटा। बाटा के अंदर कल एक अच्छा स्मार्ट मूव देखने को मिला है। 1370 1375 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है वो करीब करीब 1350 के आसपास है। तो 1350 के स्टॉप लॉस से बाटा के अंदर खरीदारी करे। ऊपर के अंदर स्टॉक 1400 रुपए और 1430 रुपए तक का मूव जल्दी ही दिखाएगा। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा बाटा के अंदर। ओके, तो बाटा में करें खरीदारी। वागल साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आप क्या खरीदेंगे? अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मैं बेचूंगा एमजीएल को, जो मैंने कल आधे घंटे में लास्ट हाफ एन आवर में कवर किया था। 833-34 पे कवर किया था, अभी 829 है। मेरे हिसाब से अभी भी डाउनफॉल बाकी है। 837 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 810 तक के लेवल्स में देख रहा हूं। ओके, 810 तक के टारगेट के लिए करें बिकवाली। सुप्रभात राजेश जी, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। अनिल जी, आज जो पिक ऑफ द डे रहेगी वो रहेगी ग्रेसिम। सीमेंट सेक्टर में कल काफी अच्छी बाइंग एक्शन, लास्ट दो दिन से अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली। ग्रेसिम का स्ट्रक्चर जिस तरीके से है, हमें लगता है कि ये स्टॉक को आज बाय करके चलना चाहिए। 759 के आसपास क्लोज हुआ है। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 749 का और हमें लगता है ड्यूरिंग द डे इसमें जो टारगेट आते हुए दिखना चाहिए वो 780-85 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो ग्रेसिम बाय करने की सलाह रहेगी पिक ऑफ द डे में। ओके, कुमार मंगलम बिरला साहब भी खरीद रहे हैं और राजेश जी भी खरीद रहे हैं। दोनों में आपको समानता पता चल गई है, दोनों को खरीदना है ग्रासिम। तो ग्रासिम में करें खरीदारी 749 के स्टॉप लॉस के साथ, 780-785 के टारगेट। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आप भी कुछ खरीदने का इरादा रखते हैं आज? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, खरीदारी का इरादा है और खरीदना है वोल्टास। वोल्टास एक बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, काफी दिनों से साइडवेज चल रहा था और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा। तो 668 के स्टॉप लॉस के साथ वोल्टास को खरीदने की राय है 692 के टारगेट के लिए। ओके, 668 का स्टॉप लॉस, 692 का टारगेट। किरण जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आप क्या खरीदेंगे?
अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, दीप मॉर्निंग। बाय करके चलना है हीरो मोटोकॉर्प। मेरा मानना है कि इधर भी एक बहुत ही अच्छा रुझान एंड ऑफ डे चार्ट्स पे हुआ है। जो ब्रेकआउट हुआ था उसका टेस्टिंग हुआ और वापस एक बार नए हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो मेरा मानना है कि 3200 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की सलाह है। पहले 3300, 3350, 3400 अगले 3 दिन के ये टारगेट्स रहेंगे। ओके, ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करने की राय। कुणाल जी सुप्रभात सर, बताइए आपका क्या इरादा है खरीदारी का? अच्छा, मैं आज सबको खरीदारी पूछ रहा हूँ, मैंने किसी को पूछा ही नहीं कि बेचने का भी इरादा है। अगर आप लोगों का किसी का बेचने का इरादा हो तो वागले साहब की तरह आप शॉर्ट कॉल भी दे सकते हैं। जी कुणाल जी। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी का ही इरादा है और मुझे अनिल जी ऐसा लगता है, एक फीलिंग आ रही है कि आज आपको आईटी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी। कल भी अच्छी खासी तेजी थी, आज भी आपको तेजी दिखेगी। और टेक महिंद्रा को अनिल जी मैंने चुना है जिसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ कल के ट्रेड में देखा गया। हालांकि बहुत बड़ा प्राइस एक्शन नहीं हुआ, लेकिन एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर कल बंदी आई है। तो मेरी राय में टेक महिंद्रा बाय करके चलें। 837 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 870 रुपए का 870 का होगा और उसके ऊपर भी जाने की संभावना है। तो मेरी राय में टेक महिंद्रा बाय करके आज ट्रेड करना चाहिए। 846 के आसपास कर रहा है ट्रेड, 837 का स्टॉप लॉस, 870 का टारगेट। और आईटी स्टॉक में तो खरीदारी करने की राय कल ही दे दी थी। इन्फोसिस में विकास सेठी साहब ने। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर, इन्फोसिस कल ही चल पड़ा, आज भी दौड़ेगा क्या? और आपके पिक्स PICKS मल्टीपल पिक्स बताइए सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल आपकी याददाश्त कमाल की है। इतने लोगों के, इतने एक्सपर्ट्स के इतने कॉल्स होते हैं, उसके बीच में भी आपको याद रह जाता है। कल दोपहर को जो 2:30 बजे शॉर्ट टर्म पिक जो मैं देता हूँ, वहां पे मैंने F&O स्पेस से इन्फोसिस को रिकमेंड किया था। 1050 का भाव था इन्फोसिस फ्यूचर्स का, जो कि लास्ट हाफ एन आवर में बढ़ के 1060 तक बंद हुआ। आज की मेरी पिक ऑफ द डे भी वापस से इन्फोसिस ही है। इस स्टॉक पे 1060 का कल का क्लोज था। मुझे लगता है आज 1100 के टारगेट बिल्कुल तुरंत ही आ सकते हैं और उसके बाद 1125 तक के लेवल्स। ये स्टॉक को रिकमेंड करने के पीछे पिछले, अगर आपको ध्यान हो तो 10 दिन 15 दिन पहले जब थोड़ा पैनिक था बाजार में, जब हम 10,900 11,000 के लेवल पे आए थे, तब मैंने बहुत इम्फेटिकली बोला था कि अगर किसी को अब खरीदारी करनी है तो इस सितंबर तिमाही के नतीजे को प्ले करने के लिए आईटी सेक्टर पे दाव लगाना चाहिए। बिकॉज वहां पे एक तो ट्रेवल कॉस्ट, दूसरे वीजा कॉस्ट, तीसरे जो एम्प्लॉय के एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उसका मार्जिन पे इंप्रूवमेंट मिलेगा। फिर आपके जो क्रॉस करेंसी टेलविंड्स का फायदा मिलेगा और वो बिल्कुल टीसीएस के नतीजे में देखने को मिला है। शानदार मार्जिन में सुधार हुआ है, करीबन 3-3.25% का। और वैसे ही नतीजे मैं इन्फोसिस से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिर विप्रो ने भी जो बायबैक का अनाउंसमेंट किया है, उसका भी एक पॉजिटिव रहेगा और लोगों की उम्मीदें हैं कि इन्फोसिस भी हो सकता है 14 तारीख को जो इनकी बोर्ड मीटिंग है, बायबैक का अनाउंसमेंट कर सकता है। तो इन्फोसिस पे बुलिश हूं और मुझे लगता है ये आज का तो ये टारगेट रहेगा, बाकी अंटिल रिजल्ट इसको होल्ड करना चाहिए। वहां तक मुझे लगता है 1200 तक के लेवल्स भी इस स्टॉक में आ सकते हैं। ये तो हो गई इन्फोसिस की बात। इसके अलावा 3 और स्टॉक्स, आज तो लिस्ट बहुत ही लंबी हो सकती थी, मैंने अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट किया, तब जाके 3 स्टॉक्स और दे रहा हूं। जो दूसरा स्टॉक है वो है बंधन बैंक, जिसने बहुत ही शानदार अपडेट दिए हैं इस क्वार्टर के। मुझे लगता है कल भी थोड़ी तेजी देखने को मिली, आज भी ये स्टॉक चलना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर भी मुझे पसंद आ रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक में अपने हाइट से अच्छी खासी गिरावट हो गई है और इस कंपनी के भी इस तिमाही के नतीजे अच्छे होंगे और स्टॉक बहुत ही पिटा हुआ है। मुझे लगता है अभी एक चाल पकड़ेगा। जैसे मैं हीरो मोटोकॉर्प को 2900 के लेवल्स पे जब कोई देखता नहीं था तब रिकमेंड करता था और अब 3200-3300 में सबकी रिकमेंडेशन आ रही है, वैसे ही लगता है HUL इज अ स्टॉक व्हिच शुड बी ऑन रडार और इन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। और फाइनली ऑटो स्टॉक TVS मोटर, वो भी मुझे अच्छा लगता है। कल 480 के आसपास बंद हुआ है, वहां पे भी तेजी करने की सलाह है। ओके, जैसा कि सेठी साहब के नाम में ही सेठ छुपा हुआ है, वैसे न पैसे की कमी है न पिक्स की कमी है। इन्फोसिस खरीदें, बंधन बैंक खरीदें, HUL खरीदें, TCS खरीदें, TVS खरीदें, जो जो खरीदना चाहें सब खरीदें, खरीदने का इरादा है। और HUL में भी डेफिनेटली कल से एक बढ़िया मूव आने की शुरुआत हुई है, तो ये भी एक अच्छी तेजी का कैंडिडेट हो सकता है। अच्छा राजेश जी, थोड़ा 2 चार्ट्स देखकर बताइएगा कि क्या एक ऐसा पेयर ट्रेड बन सकता है, बंधन बैंक खरीदे और RBL सामने बेच दे, एक ऐसा पेयर ट्रेड? क्योंकि जो क्वार्टरली अपडेट आए हैं वो बंधन बैंक के तो दमदार हैं। एडवांस 20% बढ़ी, डिपॉजिट 34% बढ़ी है, कलेक्शन एफिशिएंसी रेशियो 92% पर पहुंच गया है। लेकिन RBL के उतने मजबूत नहीं है। एडवांस सिर्फ 3%, एडवांस तो 3% घटे हैं एक्चुअली,
और डिपॉजिट 3% बढ़े हैं, तो उस लिहाज से क्या एक अच्छा पेयर ट्रेड बन सकता है तो बताइए, और नहीं तो कोई बात नहीं, खाली बंधन बैंक ही ले लेंगे जैसा सेठी जी ने कहा है। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, बंधन बैंक का सेटअप तो काफी पॉजिटिव और लगता है कि ये मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। और जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए चार्ट पे और स्टॉक अब अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिलेगा। आरबीएल बैंक का सेटअप अभी भी वीक है। स्टॉक में अभी भी देखें तो इसके जो रेजिस्टेंस जोन थे 185 के आसपास, 185 188, वो लेवल को अभी भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल पेयर ट्रेड की तरह इनिशिएट किया जा सकता है। बंधन बैंक लॉन्ग करे और आरबीएल शॉर्ट करे तो कहीं ना कहीं एक हेज ट्रेड हो जाएगा। और बंधन बैंक में तो जिस तरीके का सेटअप मुझे लगता है बहुत शार्प अपमूव यहाँ से आज भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है आज के सेशन में 330 तक के टारगेट आ जाए और आरबीएल का अंडर परफॉर्मेंस इसके सामने रहेगा, तो बिल्कुल ये दोनों स्टॉक में पेयर ट्रेड करें, बंधन बैंक लॉन्ग करें और आरबीएल शॉर्ट किया जा सकता है। ओके, बंधन लॉन्ग, आरबीएल शॉर्ट, बिल्कुल पेयर ट्रेड। चलिए, तो सवाल भी ठीक था, जवाब भी परफेक्ट मिल गया है मुझे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आइए, मारुति के सितंबर महीने के प्रोडक्शन के आंकड़े थोड़े बेहतर दिख रहे हैं, 25-25% प्रोडक्शन बढ़कर आया है। सेठी साहब जरा इस पर राय दें, क्या टीवीएस मोटर्स आपने खरीदारी करने की राय दी, मारुति को भी खरीदारी की लिस्ट में समझे? बिल्कुल अनिल जी, देखिए मारुति विद इन द जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एक ही स्टॉक समझ में आता है, वो मारुति। हालांकि स्टॉक अपने नीचे लेवल से बहुत अच्छा रन अप ऑलरेडी आ चुका है, बट वो इट्स एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट ऑल स्टॉक्स इन द ऑटो सेक्टर। बट यहाँ से भी मारुति में अच्छे अपसाइड आ सकते हैं, तो इस स्टॉक को भी रडार पे रखना चाहिए। कोई भी दिन गिरावट आती है तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बट वैसे मैं टू व्हीलर सेगमेंट पे ज्यादा बुलिश हूं, जैसे हीरो मोटोकॉर्प तो मैंने कई बार रिकमेंड करा है, इवन बजाज ऑटो इज लुकिंग गुड, टीवीएस मोटर मैंने रिकमेंड करा ही है। तो मुझे लगता है टू व्हीलर्स पे फोकस होना चाहिए। ऑटो स्टॉक्स, और हमने कल ही यहाँ पर तेजी भी आते हुए देख ली थी, तो ऑटो स्टॉक्स पर मोमेंटम हमने बढ़ता हुआ देखा है। देखते हैं कि आज यहाँ पर कैसा मूवमेंट रहेगा आपके लिए। एसबीआई, सुमित जी, यहाँ पर कुछ एक्शन आते हुए दिख सकता है अगर बैंक्स में एक्साइटमेंट आ रहा है फाइनली। क्या पीएसयू बैंक्स लेड बाय एसबीआई परफॉर्म कर सकते हैं? इनके जो नए चेयरमैन है डीके खरा साहब, उन्होंने भी कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, काफी सारे उन्होंने अपडेट्स दिए हैं, आउटलुक दिया है, किस तरह से एसबीआई पर अप्रोच होनी चाहिए? दिपांशु, 192 193 का लेवल एक बार टूटेगा एसबीआई में, तो उसके बाद मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और फिर 200 प्लस के लेवल एसबीआई में देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो पोजीशंस को होल्ड करें, और अगर बाई चांस गलती से कोई छोटा मोटा डिप अगर आ जाता है स्टॉक के अंदर तो उस डिप में खरीदारी करें, और ऊपर में 192 193 का लेवल टूटने के बाद 200 से 210 रुपए तक का मूव तो जल्दी शॉर्ट टर्म में एसबीआई में देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, डिप्स में खरीदारी करें। ओके, डिप्स पर खरीदारी करनी चाहिए, यह है आपके लिए एसबीआई पर सलाह। वागले साहब, आईसीआईसीआई प्रू कल आपकी पिक भी थी सर, और वैसे भी इंश्योरेंस में थोड़ा मोमेंटम वापस आया है। इंश्योरेंस के फर्स्ट हाफ के जो अपडेट्स आए हैं उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर देखा है, पर आईसीआईसीआई प्रू पर आपकी क्या अप्रोच होगी आज? दीपांशु, मेरे को पैटर्न तो अभी भी अच्छा लग रहा है। हालांकि कल मोमेंटम नहीं आया, लेकिन पोजिशनली मेरा मानना है आईसीआईसीआई प्रू 450 तक जा सकता है। अभी 433 434 है, 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन में वहां तक जाना चाहिए। ऑन द डाउन साइड 425 426 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, ऊपर और जाना चाहिए तो इंश्योरेंस स्टॉक्स पर आज एक बार फिर से आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। सेठी साहब, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में हमने कल बहुत शानदार तेजी देखी, सर्किट भी लगा थायरोकेयर में 20% का, और वैसे भी अच्छी तेजी बनी है। अपोलो हॉस्पिटल्स पर इन पर्टिकुलर पूछना चाहूंगा, क्योंकि इनका एक डायग्नोस्टिक कारोबार भी है जो पूरे बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, और आज एचएसबीसी कह रहा है कि 2400 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। कितना बड़ा ट्रिगर बन सकता है जहां तक इस बिजनेस की परफॉर्मेंस है अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, देखिए स्टॉक ने तो कमाल ही कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में एक शानदार तेजी से स्टॉक में देखने को मिली है, जो कि अभी भी जारी रहेगी। हालांकि इन लेवल्स पे वैल्यूएशन के हिसाब से तो बहुत सस्ता नहीं है ये स्टॉक, बट डेफिनेटली एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे फ्रेश खरीदारी तो मैं रिकमेंड नहीं करता। हालांकि ग्रेजुअली हो सकता है 2400 के लेवल्स आ जाएंगे, बट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई भी दिन जब डिप्स आते हैं बाजार में, सेंटिमेंट्स खराब रहते हैं, और वो ऐसा नहीं कि बाजार ऐसे ही जिस तरह से रन अप पिछले 5 दिनों में हम देख रहे हैं वैसे कंटिन्यू चलता रहेगा। बट रडार पे रखें, कोई भी गिरावट आती है तो वहां पे खरीदारी करें। इवेंचुअली आई थिंक ये स्टॉक भी 2400-2500 के लेवल्स बिल्कुल देख सकता है। नजर रखिए, एक मार्केट फेवरेट रहा है अपोलो हॉस्पिटल्स, और ऑफ कोर्स डायग्नोस्टिक स्पेस भी एक और जगह है जहां पर हम भरपूर एक्शन दिन ब दिन देख रहे हैं।